हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार आपका स्वागत करता हूं। आपका कॉन्सेप्चुअल लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम एविडेंस की रिवीजन सीरीज चालू करने वाले हैं और इसके अंतर्गत आप बिहार जुडिशरी के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उनके बारे में रिवीजन करेंगे और धीरे धीरे हम इसी तरह एविडेंस को ख़त्म करेंगे। तो एविडेंस की बात करते हैं। एविडेंस एक्ट 1872 की, जो कि आप लोग जानते हो, ये एक प्रक्रिया विधि है। यानी कि प्रक्रिया विधि का मतलब आप जानते हो, विधि दो प्रकार की होती है। नंबर 1 मौलिक विधि, नंबर 2 प्रक्रिया विधि। मौलिक विधि वह विधि होती है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के अधिकार और दायित्वों के बारे में बात की जाती है, उसे हम मौलिक विधि कहते हैं। और प्रक्रिया विधि के अंतर्गत ये अधिकार और दायित्व कैसे लागू किए जाते हैं, यानी कि प्रक्रिया विधि में कार्य प्रणाली बताई जाती है, यानी इसे कार्य विधि भी कहा जाता है। यानी कि मौलिक विधि को कैसे लागू किया जाए, ये बात प्रक्रिया विधि में बताई जाती है। और एविडेंस हमारी एक प्रक्रिया विधि है। और सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट हैं, इनके बारे में बात करते हैं कि क्या एविडेंस एक्ट हमारा जो भूतलक्षी प्रभाव रखता है। तो इसका आंसर है जी हाँ, ये एक भूतलक्षी प्रभाव रखता है। और ये एक प्रक्रिया विधि है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हम इसके कुछ इतिहास पर नज़र डाल लेते हैं। इतिहास के बारे पहले बात करते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में 1872 तक कलकत्ता, बम्बे और मद्रास के न्यायालयों में अंग्रेजी विधि के नियम लागू होते थे और अन्य न्यायालयों में रूढ़ियों के आधार पर गवाही होती थी। यानी कि कलकत्ता, बम्बे और मद्रास में अंग्रेजी विधि लागू होती थी और अन्य न्यायालयों में रूढ़ियों के आधार पर गवाही होती थी। यानी कि एक समान जो साक्ष्य के नियम थे वो एक समान नहीं थे, यानी अलग अलग प्रावधान थे। तो इन प्रावधानों को एक समान करने के लिए कई बार प्रयास किए गए और उन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास था सर हेनरी मैन महोदय ने भारतीय साक्ष्य विधि के संबंध में ड्राफ्ट तैयार किया। हेनरी मैन महोदय थे जिन्होंने इंडियन एविडेंस के एक्ट के संबंध में एक ड्राफ्ट तैयार किया और जिसे 1871 में जेम्स स्टीफन महोदय ने पूरा किया, जो संसद द्वारा पारित होने के पश्चात 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ। 1 सितंबर 1872 से ये जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है लागू हुआ। और इसके बाद बात करते हैं हम साक्ष्य विधि के मूलभूत सिद्धांत की। तो इस बारे में यही है कि सभी मामलों में साक्ष्य सर्वोत्तम होना चाहिए और जो भी साक्ष्य दिया जाए वह साक्ष्य विवादित विषय से संबंधित होना चाहिए, यानी रेलिवेंट होना चाहिए। आप रेलिवेंट सुसंगत का मतलब जानते हो, विवादक तथ्य से उस तथ्य का संबंध होना, उसे हम रेलिवेंट फैक्ट कहते हैं। और अनुश्रित साक्ष्य कोई साक्ष्य नहीं होता, यानी सुने सुनाए साक्ष्य जो होते हैं उनका कोई इसमें उसे साक्ष्य नहीं माना जाता है, उसे एडमिसिबल नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, उनमें अपवाद भी दे रखे हैं, जैसे मृत्युकालिक कथन, डाइंग डिक्लेरेशन, ये चीज़ें इसके उस अपवाद में आती हैं। अब धारा 1 की बात करते हैं। धारा 1 जो कि डील करती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायिक कार्यवाहियों में लागू है। और न्यायिक कार्रवाई का मतलब आप जानते हो, न्यायिक कार्रवाई का मतलब होता है कि ऐसी कार्रवाई जिसमें पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण एक पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसे विवेकी अधिकार भी प्राप्त होते हैं। यानी कि धारा 1 में लिखा है कि साक्ष्य विधि न्यायिक कार्रवाइयों में लागू होती है और इसका तात्पर्य ये है, मतलब इसका अर्थ ये होता है कि ये एक ऐसी कार्रवाई जिसमें पक्षकारों के अधिकार और दायित्वों का निर्धारण पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है, जिसे विवेकी अधिकार भी प्राप्त होते हैं, यानी उसे कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो अब सेक्शन 2 को निर्वासित कर दिया गया है, यानी अब सेक्शन 2 नहीं है। और सेक्शन 3 की बात करते हैं, जिसे हम फैक्ट कहते हैं। फैक्ट के बारे में बात करते हैं। फैक्ट को सेक्शन 3 में बताया गया है और सेक्शन 3 में ही न्यायालय को भी बताया गया है, न्यायालय के बारे में भी बताया गया है सेक्शन 3 में। पहले
न्यायालय की कोर्ट की परिभाषा देखते हैं। न्यायालय से तात्पर्य सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों से है। वे लोग शामिल हैं जो साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्रचलित हैं, लेकिन इनके अंतर्गत मध्यस्थ नहीं आते। यानी वे न्यायालय का अर्थ होता है सभी न्यायाधीश और सभी मजिस्ट्रेट तथा और वे लोग भी शामिल होते हैं जो साक्ष्य लेने के लिए विधि द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और इनके अंतर्गत लेकिन मध्यस्थ नहीं आते, आर्बिट्रेटर इनके अंतर्गत नहीं आते। सेक्शन 3 में फैक्ट को भी बताया गया है। फैक्ट के बारे में बात करते हैं। फैक्ट क्या होता है? सेक्शन 3 को देखने से पता चलता है कि पहली बात, ऐसी कोई वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रिय द्वारा बोधगम्य हो। पहली बात तो ये बताती है हमें कि कोई भी वस्तु हो जिसका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा यानी इंद्रियों द्वारा ज्ञान कर सकें या जान सकें, यानी जिसे आप देखते हो, जो भी आप करते हो, जो भी आप सुनते हो, वो सब फैक्ट है। और दूसरी बात बताती है कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को, यानी आपके मन में कोई भी विचार है तो वो भी एक फैक्ट ही माना जाता है और इसे हम फैक्ट कहते हैं। यानी आपके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सब फैक्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कोई भी वस्तु रखी हुई है तो ये फैक्ट है, और किसी मनुष्य ने कुछ देखा या सुना तो ये सब फैक्ट है। मतलब कि आप जो अपने आसपास कर देखते हो, सुनते हो और अपने मन में भी जो विचार करते हो, ये सब फैक्ट ही हैं, इन्हें हम फैक्ट ही कहते हैं। तो अब बात करेंगे हम फैक्ट एंड इशू के बारे में, यानी कि विवादक तथ्य के बारे में। विवादक तथ्य का मतलब होता है जो झगड़े का मुद्दा होता है, यानी कि पक्षकारों के संबंध में जो विवाद होता है उसके बारे में बात करते हैं। यानी ऐसे तथ्य जिनके संबंध में पक्षकारों में विवाद होता है, वे तथ्य में उन तथ्यों को हम विवादक तथ्य कहते हैं। यानी ऐसे तथ्य जिन तथ्यों के संबंध में पक्षकारों में विवाद होता है, वे तथ्य विवादक तथ्य कहलाते हैं। जैसे का ने खा की हत्या की, तो यहाँ पर विवादक तथ्य है, का ने खा की हत्या की है यानी मृत्यु कारित की है, तो ये विवादक तथ्य है। तो डियर फ्रेंड्स, हमारी इस लॉ की जो रिवीजन क्लास की जा रही है, इसके लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, और आगे ऐसे ही हमारी रिवीजन्स क्लास आती रहेंगी और आपका जो रिवीजन है वो चलता रहेगा। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।